लोगों को लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ फेस को इनहांस करने के लिए किया जाता है, ब्यूटी के पर्पज से किया जाता है। कहते हैं एक बहुत ही विस्तृत स्पेशलिटी है सर्जरी की। क्या क्या सर्जरीज आती हैं प्लास्टिक सर्जरी के अंडर? हैं चेस्ट का अपीयरेंस भी बदला जा सकता है, फेशियल अपीयरेंस, इवन वॉइस चेंज भी किया जा सकता है। आजकल हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सबको पता है, तो ये भी एक सेक्स चेंज सर्जरी के पार्ट्स में आती हैं। किसी की चिल्ड्रन पे भी प्लास्टिक सर्जरी की जाती है एक्चुअल में? कई बच्चों के होते हैं कि जैसे उंगलियां ही फ्यूज्ड हैं, हाँ। तो उंगलियां अलग करना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो ही रजिस्टर करता है। वो रियलाइज ही नहीं करेगा कि हमारे पास एक एडिशनल उंगली है, वो 2 उंगलियों को एक ही समझेगा। बर्न इंजरीज पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं? बाहरी देशों में ग्रेड 1 बर्न्स एक्चुअली उनको बीच पे बैठने से भी हो जाता है। तो उस लेवल के बर्न्स 100% तो नहीं, पर 99.9% स्कारलेस हील होते हैं। अलग अलग तरीके से बर्न हो सकता है, मे बी फायर से भी बर्न हो सकता है, बिल्कुल। आप एसिड से भी बर्न हो सकता है। इसमें कुछ डिफरेंस होता है जब आप ट्रीट करते हो तो? जितनी कम दिखती है वो उससे काफ़ी ज़्यादा होती है। कभी कभार सूजन आ जाती है बर्न की वजह से, स्पेशली इलेक्ट्रिक बर्न में इतनी रैपिड सूजन आती है कि वो आसपास की जो खून की नलियां हैं उनको दबा देती हैं। टैटूज को रिमूव कराने के लिए भी प्लास्टिक सर्जरीज कराई जाती हैं? डिपेंड करता है आपका टैटू किस शेप में है, किस कलर में है, किस जगह पे है, तो उस हिसाब से ये देखा जाता है कि इसमें बेस्ट रिजल्ट किसका मिलेगा। एक्सीडेंट्स के बाद बहुत से लोगों का हाथ का मोशन चला जाता है या पैर का मोशन चला जाता है। नस टूटने का मतलब ये होता है कि ना तो हाथ में कुछ सेंसेशन रहता है, ना ही हाथ का कोई मूवमेंट होता है। तो कई लोग पूरा हाथ उनका बॉडी से सिर्फ लटका होता है। बचपन से उनकी उंगलियां चिपकी होती हैं या फिर उनके कुछ बॉडी के पार्ट्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते हैं, उनको कैसे ट्रीट करते हैं प्लास्टिक सर्जरी से? कई लोग तो ये भी आके बोलते हैं कि उंगली हटा दो। अच्छा। क्योंकि उंगली बस खड़ी रहती है और कुछ नहीं करती है, ना मैं इसे कुछ पकड़ पाता हूँ, ना मेरे हाथ के बीच में बाधा बन जाती है वो उंगली। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड यू आर वाचिंग एनबीटी लाइव। आज के हमारे एनबीटी लाइव के इस पॉडकास्ट सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है। मैं बात कर रही हूँ प्लास्टिक सर्जरी की। आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में प्लास्टिक सर्जरीज क्यों कराई जाती हैं, किन किन कंडीशंस में इनको कराना ज़रूरी होता है और क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं। आज के हमारे सेशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर चिरायु परवाल। हेलो डॉक्टर। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड इट विल बी अ ग्रेट सेशन एंड कुछ मिथ्स और फैक्ट्स मैं क्लियर और बस्ट भी करूंगा इसके जरिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर एंड वेलकम टू एनबीटी लाइव। थैंक यू वर्षा। तो डॉक्टर, जैसे कि मैंने बताया कि हम सबसे पहले तो प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बात करेंगे, इसके कॉमन मिसकंसेप्शंस जो लोगों के मन में हैं उनको भी हम कवर करेंगे और क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं उनको भी हम आज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपना एक रैपिड फायर राउंड करते हैं जिसमें आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस जो मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शंस लोगों के मन में होते हैं प्लास्टिक सर्जरी को लेके। मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, आप उनको बस क्लियर करिएगा, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सवाल है, प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक लगाया जाता है? वेल, आंसर इज नो, बट यस, प्लास्टिक सर्जरी में कुछ इम्प्लांट्स लगाए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो एग्जैक्ट सर्जरी क्या है। ओके, तो फिर प्लास्टिक की जगह क्या इस्तेमाल होता है? मोस्टली इम्प्लांट्स सिलिकॉन के होते हैं, बट किसी केसेस में मतलब रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में कभी कभार बोन्स को यूनाइट करने के लिए या उनको एक जगह पे रखने के लिए मेटालिक प्लेट्स, टाइटेनियम प्लेट्स भी यूज होती हैं। ओके, क्या प्लास्टिक सर्जरीज करवाने के बाद हम एकदम से परफेक्ट दिखाई देते हैं? नियर परफेक्ट बहुत डिपेंड करता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंड इट कैन मेक अ रिमार्केबल डिफरेंस इन योर अपीयरेंस एंड योर ओवरऑल कॉन्फिडेंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉलोइंग दैट। ओके, प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ फीमेल्स करवाती हैं क्या? कॉस्मेटिक सर्जरी में ज़्यादातर जो पेशेंट क्लाइंटेज होता है वो फीमेल होता है, बट ऐसा नहीं है। हम विस्तार से बात करेंगे, मेल क्लाइंटेज की भी कुछ कॉस्मेटिक सर्जिकल रिक्वायरमेंट होती हैं। ओके, एक बार प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद दूसरी बार भी ज़रूरत पड़ती है? अगेन, कई प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर्स तो होते ही मल्टीपल स्टेप्स में हैं, और स्पेशली जो लेजर्स और ये सब चीज़ें हैं कई सेशंस में की जाती हैं, तो पड़ सकती है बिल्कुल। ओके, क्या बोटॉक्स लगाने से फेस अननेचुरल लगने लगता है? नहीं,
पर यस, बोटॉक्स की अगर मात्रा ज़्यादा हो जाए या वो रॉन्ग जगह पे लग जाए तो अननेचुरल हो सकता है, पर बोटॉक्स का इफेक्ट 6 मंथ्स में यूजुअली वेयर ऑफ हो जाता है, तो इट इज़ नॉट समथिंग दैट लास्ट्स परमानेंटली। ओके, प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद कोई भी अपना चेहरा पूरी तरह से बदल सकता है, ये कितना सही है? पूरी तरह से बदलना एक्चुअली बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, बट चेहरा बदलने के एम से प्लास्टिक सर्जरी नहीं होती। चेहरा Okay. प्रेजेंटेबल लगे या चेहरे में कोई डिफेक्ट है, घाव है, उसको भरने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। ओके, फिलर से फेस हमेशा फूला हुआ लगता है क्या, स्वेल्ड लगता है क्या? फिलर्स का काम ही जहाँ पे फेस का कॉन्टूर में इरेगुलरिटी होती है उसको इवन आउट या उसको प्लम जो Okay. कहते हैं फुलनेस देने का होता है। अगर सेम थिंग ज़्यादा मात्रा में लग जाए तो स्वेलिंग हो सकती है, एंड कई फिलर्स बहुत परमानेंट होते हैं तो उनकी स्वेलिंग रहती है। ओके, क्या एक सर्जरी से हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल सकते हैं? कई केसेस में यस, बट जैसा कि मैंने पहले कहा कि कई सर्जरीज होती ही मल्टीपल स्टेप्स में है फॉर टेक्निकल रीजंस, एंड सम टाइम्स इट इज फॉर बेटर आउटकम फ्रॉम yes. फॉर द पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो भी जज करता है कि मेरे को अब और कितना इम्प्रूवमेंट कराना। ओके, क्या प्लास्टिक सर्जरी पे अगर लोगों की एज ज्यादा हो जाती है तो बुढ़ापे पर उनको उनका बॉडी या उनका फेस थोड़ा वियर्ड लगने लगता है? नहीं, एक्चुअली मैं ये कहूँगा कि हमारे जो स्किन में और सॉफ्ट टिश्यू में चेंजेस होते हैं जिसको प्लास्टिक सर्जरी एड्रेस करती है, वो आते ही 5th और 6th और 7th डेकेड्स में है। ओके, तो एक्चुअली कई प्लास्टिक सर्जरीज आर मेड फॉर दैट एज ग्रुप। ओके, तो उस एज ग्रुप में कोई लाइक प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स नहीं होते हैं? किसी भी सर्जरी में रिस्क होते हैं, किसी भी सर्जरी में होते हैं, बट सर्जरीज इतनी होती हैं, मोस्टली सर्जरीज सेफ होती हैं, और इट इज़ ऑल अबाउट कि आपको अपनी लाइफ से उस सर्जरी से क्या एक्सपेक्टेशन है। क्या मेकअप सर्जरी के तुरंत बाद यूज कर सकते हैं? सर्जरी के तुरंत बाद तो नहीं यूज़ करना चाहिए, किसी भी तरह का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना चाहिए, बट एक बार आपकी स्किन हील हो जाए, उसकी स्कारिंग सेटल हो जाए, उसके बाद यदि आप चाहें तो उस पे मेकअप यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्या बिना सर्जरी के या प्लास्टिक सर्जरी जैसे हमें रिजल्ट्स मिल सकते हैं? कई केसेस में यस। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं Yeah. तो कई लोग आते हैं प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए जिनके पैर की उंगलियां फ्यूज्ड होती हैं कि उनको प्लास्टिक सर्जरी Okay. के जरिए अलग अलग किया जाए। चिपकी हुई होती है? चिपकी हुई होती हैं, बर्थ से चिपकी हुई होती हैं। हालांकि उसको अलग करने से उनको कोई फंक्शनल बेनिफिट नहीं मिलेगा, और ना ही वो इतना कॉस्मेटिकली सेंसिटिव एरिया होता है, बल्कि कभी कभार सर्जिकल स्कार्स का जो कॉस्मेटिक आउटकम आता है वो पुअर होता है। तो उसमें आजकल 3D टैटूइंग से ऐसा लगता है कि वो उंगलियां अलग हुई हुई हैं। ओह, तो वो करवाया जा सकता है। 3D टैटूइंग के और भी कई रोल्स आते हैं प्लास्टिक सर्जरी में, ओके, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल। क्या बोटॉक्स और फिलर सर्जरी का ऑल्टरनेटिव्स हैं? बोटॉक्स और फिलर्स कमाल की चीज़ है, क्योंकि बोटॉक्स में मैंने कहा कि एक तरह से वो ट्रायल भी हो जाता है, क्योंकि ये परमानेंट नहीं रहता, और अगर उसको किसी को परमानेंट तौर पे उस तरह के रिजल्ट चाहिए तो बोटॉक्स रिपीट करा सकता है। ओके, फिलर्स भी एक तरह का एक इंजेक्शन ही है। वो फिलर एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है, और जो सर्जरी में जो फिलर यूज़ करता है किया जाता है वो आपका ओन फैट यूज़ किया जाता है। कई Okay. सारे सिमिलर इंडिकेशंस होते हैं, तो उस तरह से आप उसको ऑल्टरनेटिव मान सकते हैं। बट बोटॉक्स और फिलर इन इटसेल्फ कोई सर्जरी नहीं है, एक प्रोसीजर है। ओके, ओके। क्या लेजर ट्रीटमेंट सर्जरी से बेटर ऑप्शंस होते हैं? कई मामलों में यस। ओके, क्या क्योंकि- क्या कंडीशंस हैं? देखिए, आपके जो स्कार्स हैं, लेज़र के तो कई इंडिकेशंस है, पर मैं कंपैरिजन में तुलनात्मक तरीके से बताऊं तो कि कई स्कार्स हैं जिनका एक सर्जिकल ऑप्शन भी है और नॉन सर्जिकल ऑप्शन भी है, ओके, और दोनों के अगर आउटकम सिमिलर होने वाले हैं तो हमेशा नॉन सर्जिकल ऑप्शन इज़ बेटर, बिकॉज सर्जरी में आप एक बेसिक सेट ऑफ रिस्क फैक्टर से तो गुजरोगे ही गुजरोगे। नॉन सर्जिकल में थोड़े से ये फैक्टर्स कम होते हैं, तो इट इज़ स्लो एंड स्टडी, एंड उसके बाद सर्जिकल ऑप्शन तो ऑलवेज ओपन है। जी, तो उस तरह से मैं कहूँगा कि यस, लेजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल। एक्सरसाइज और डाइट से सर्जरी अवॉइड की जा सकती है? अगर आप लाइपोसक्शन और बॉडी कंटूरिंग सर्जरीज की बात कर रहे हैं तो टू एन एक्सटेंट यस, बट जैसे मैंने बताया कि कोई भी अगर बहुत फैट है, प्लम है, और उसको बॉडी शेप इम्प्रूव कराना है, अगर वो केवल डाइट करता है, स्पेशली क्रैश डाइट करता है, तो क्या होता है कि फैट लूज हो जाता है पर स्किन के फोल्ड्स बन जाते हैं, जिसको
कुछ कुछ हद तक बॉडी करेक्ट करती है, पर कुछ हद तक वो बॉडी करेक्ट नहीं कर पाती, फिर उसको प्लास्टिक सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, थ्रेड लिफ्ट, यूल थेरेपी और पीआरपी जैसे ट्रीटमेंट सर्जरी से बेटर होते हैं? ये सब चीज़ें इन इट सेल्फ इनका रोल है। कई बार ये सर्जरी को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। जैसे आपने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी कराया, ओके, फेशियल स्कार्स के अंदर पीआरपी कराया सर्जरी कराने के बाद, यूएएल थेरेपी से आपने गायनेकोमास्टिया करेक्शन कराया या आपने फेस की टाइटनिंग करवाई। तो सबके रोल्स हैं, कभी कभार इंडिपेंडेंट रोल्स होते हैं, कभी कभार कॉम्प्लीमेंटरी या सपोर्टिव रोल्स होते हैं टू सर्जरी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर। ये था हमारा रैपिड फायर राउंड एंड आई होप जो भी मिसकंसेप्शंस आज आपने दूर किए हैं, हमारी ऑडियंस को काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग अब हो गई होगी। तो हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में हमने काफी सारे मिसकंसेप्शंस अभी डिस्कस भी किए, और भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। लोगों को लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ फेस को इनहांस करने के लिए किया जाता है, ब्यूटी के पर्पज से किया जाता है, बट एक्चुअल में क्या होता है प्लास्टिक सर्जरी? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत ही कहते हैं एक बहुत ही विस्तृत स्पेशलिटी है सर्जरी की। इसका एक अंग है कॉस्मेटिक सर्जरी, जिसमें आपको फेस की ब्यूटी इन्हांस या सिमेट्री इन्हांस करने के लिए जो सर्जरी होती है, या बॉडी की कंटूरिंग के लिए जो सर्जरी होती है, निशान मिटाने के लिए होती है। बाकी इस प्लास्टिक सर्जरी में और भी कई अंग हैं, जैसे बर्न से रिलेटेड, बर्न का अक्यूट मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि अभी बर्न हुआ है और उस टाइम क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये एक प्लास्टिक सर्जन करता है। बर्न के बाद जो निशान बन जाते हैं, या किसी के हाथ वाथ टेढ़े लगते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बर्न की वजह से हाथ ऐसे चिपक गया या आंखें वगैरह टेढ़ी होगी, तो उनकी सर्जरी। हैंड में इंजरी हो या हैंड में कोई भी स्वेलिंग हो, जिसमें भी आपको बहुत ही प्रिसीजन से सर्जरी करनी, क्योंकि हैंड में इतनी सारी चीज़ें पैक्ड होती हैं, हमारी इतनी नसें, इतनी मूवमेंट्स, हैंड में फ्रैक्चर्स वगैरह, इन सबको इनकी सर्जरी बहुत प्रिसीजन से की जानी चाहिए। तो यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी का काम आता है। जो बच्चे बर्थ से उनकी कोई डिफॉर्मिटी होती है, जैसे किसी का होंठ में गैप है, किसी के उंगलियां चिपकी होती है, बहुत उंगलियां चिपकी होती है, तालू में गैप है, तो इनकी सर्जरीज होती हैं। और भी कई तरह की सर्जरीज होती हैं प्लास्टिक सर्जरी में। नसों की सर्जरी होती हैं, किसी के स्पेशल ट्यूमर्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि खून की नलियों के ट्यूमर्स होते हैं, जिनके फेस टेढ़े मेढ़े दिखने लग जाते हैं, या वो ट्यूमर की वजह से कहीं पे दबाव पड़ने लग जाता है, तो वो सर्जरी होती हैं। आजकल कैंसर का इतना ज़्यादा इंसिडेंस हो गया है कैंसर के चलते, और हमारे देश में क्योंकि हेड एंड नेक कैंसर बहुत ज़्यादा है, फेस का और गले का, तो किसी किसी के जबड़े पूरे निकाले जाते हैं, तो जबड़ा भी प्लास्टिक सर्जरी के तरीके से वापस बनाया जा सकता है। ये मैं एक दो उदाहरण दे रहा हूँ प्लास्टिक सर्जरी की, जो सब स्पेशलिटीज़ हैं उसमें, बट प्लास्टिक सर्जरी के अनेकों एप्लीकेशंस हैं। इवन सिंपल सर्जरी आपकी कोई प्लास्टिक सर्जन या प्लास्टिक सर्जरी तरीके से कराई जाए, तो उसका जो आउटकम होता है वो काफ़ी श्रेष्ठ होता है इन कंपैरिजन टू एक बहुत ही कन्वेंशनल वे से करना। सो अभी आपने बताया कि किन किन कंडीशंस में प्लास्टिक सर्जरीज करवाई जाती हैं। ऑल्सो आपने कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में बात की थी। कॉस्मेटिक सर्जरीज के अलावा क्या क्या सर्जरीज आती हैं प्लास्टिक सर्जरी के अंडर? जैसे कि मैंने बताया कि हैंड की क्रश इंजरीज वगैरह, जिसमें आपके केवल बोन्स ही नहीं, आपकी स्किन की भी इंजरी है, आपकी स्किन लॉस ही हो चुकी है, आपके जो उंगलियां चलाने वाली जो रस्सियां होती हैं, जिनको हम टेंडन्स बोलते हैं, वो कट चुके हैं, नसें कट चुकी हैं, तो उनको प्लास्टिक सर्जरी तरीके से रिपेयर किया जा सकता है। कभी कभार आपकी अगर स्किन ही नहीं है, तो उस जगह पे स्किन या उस जगह पे कवर लाने का काम भी एक प्लास्टिक सर्जन करता है, डिफरेंट तरीकों से। बच्चों की हमने डिफॉर्मिटीज़ के बारे में बात किया कि जिनके वगैरह एक कटे होते हैं, वैसे ही इनकी कई और डिफॉर्मिटीज़ भी होती हैं। कई लोगों की जो गुप्त अंग होते हैं उनमें भी डिफॉर्मिटी होती है। कईयों का जो यूरिन का जो पाइप होता है उसमें वो एकदम टिप तक नहीं होता, ये मेल चिल्ड्रन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको भी वापस टिप तक बनाया जा सकता है। थोड़े से और मैं चीज़ों की बात करूँ तो इवन सेक्स चेंज सर्जरी भी प्लास्टिक सर्जरी का ही पार्ट है, जिसमें गुप्तांग भी बदले जा सकते हैं, चेस्ट का अपीयरेंस भी बदला जा सकता है, फेशियल अपीयरेंस, इवन वॉइस चेंज भी किया जा सकता है। आजकल हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सबको पता है, तो ये भी एक सेक्स चेंज सर्जरी के पार्ट्स में आती हैं। बाकी नसों की सर्जरी के अनेकों एप्लीकेशंस हैं। कहीं आपके किसी एरिया में कोई नस दब रही है, जिससे आपको
अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, या आपके हाथ में वो पावर नहीं आ रही है, आपके पैर में पावर नहीं आ रही, झंझनाहट हो रही है, आपको सुन सा लग रहा है, वो बहुत अनकंफर्टेबल सेंसेशंस होती हैं, तो इन जगहों में भी प्लास्टिक सर्जरी के एप्लीकेशंस आते हैं। ओके, आपने बच्चों की बात की थी कि चिल्ड्रन पे भी प्लास्टिक सर्जरी की जाती है एक्चुअल में? बिल्कुल, आप कॉस्मेटिक सर्जरी कोई भी नहीं एडवाइस करेगा बच्चों में, बट प्लास्टिक सर्जरी के कई रोल्स होते हैं। जैसे कई बच्चे होते हैं जिनका कान ही नहीं बना है, बट उनकी स्किन तो बहुत सेंसिटिव होती होगी ना? हाँ जी, स्किन सेंसिटिव होती है, पर प्लास्टिक सर्जरी सॉफ्ट स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज को बहुत ही सेंसिटिवली हैंडल करती है। तो जहाँ सर्जरी की रिक्वायरमेंट है और जिस एज में रिक्वायरमेंट है उस एज में की जाती है। कई बच्चों के होते हैं कि जैसे उंगलियां ही फ्यूज्ड हैं, तो उंगलियां अलग करना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो ही रजिस्टर करता है, वो रियलाइज ही नहीं करेगा कि हमारे पास एक एडिशनल उंगली है, वो 2 उंगलियों को एक ही समझेगा। अच्छा। तो उस हाथ को उस तरह से वो प्रशिक्षण ही नहीं देगा कि आप हाथ से ये काम करें, हाथ को ऐसे चलाएं। तो किसी का अगर अंगूठा जोड़ा होता है, अंगूठा ही नहीं होता है, तो ब्रेन को कभी पता ही नहीं होता कि हमें अंगूठे का इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो इनकी सर्जरी अगर सही उम्र में की जाए, 1 से 2 साल के बीच में की जाए, तभी वो चीज़ कामयाब होती है। आप एक वेल ग्रोन एडल्ट मैन को अगर नया अंगूठा दे देंगे तो वो शायद उस अंगूठे को बस दिखाएगा, उसका इस्तेमाल नहीं करना सीख पाएगा। क्योंकि अगर बचपन से वो चीज़ें हम बच्चों में इनबिल्ट करते हैं तो ही वो जाके बड़े होके उसको यूजफुल कर सकते हैं। बिल्कुल। ऑल्सो सर, आपके पास किस तरह के पेशेंट ज्यादा आते हैं? किस प्रॉब्लम से रिलेटेड प्लास्टिक सर्जरीज कराने के लिए आपके पास ज्यादा आते हैं? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी में जो भी वुंड्स होते हैं बेसिकली, सबसे ज़्यादा आई थिंक अभी भी फुटफॉल, अनलेस की कोई स्पेशलिटी प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक है, जैसे कोई हैंड क्लिनिक है या कोई ब्रेस्ट क्लिनिक है या कोई कॉस्मेटिक क्लिनिक है, जो भी जनरल प्लास्टिक में जो आते हैं वो बेसिक किसी भी तरह के घाव में आते हैं, चाहे वो घाव चोट की वजह से बने हों, चाहे डायबिटीज़ की वजह से फुट में घाव बने हों, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से बने हों, चाहे वो किसी सर्जरी के बाद किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से घाव बने हों। तो उन सब के लिए ही लोग ज़्यादा आते हैं। और ऑफ कोर्स जो ताज़ा इंजरी होती हैं, जैसे हैंड की इंजरीज होती हैं जिसमें टिश्यू हैंडलिंग बहुत सेंसिटिव होनी चाहिए, फेस की इंजरीज होती हैं, बर्न की इंजरीज होती हैं, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा आती हैं। बर्न इंजरीज पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं? अगर पूरी तरह से का मतलब है कि स्कारलेस इंजरी, तो स्पेसिफिकली जो बहुत ही सुपरफिशियल बर्न्स होते हैं जिनको हम ग्रेड 1 बर्न्स कहते हैं। बाहरी देशों में ग्रेड 1 बर्न्स एक्चुअली उनको बीच पे बैठने से भी हो जाता है। तो उस लेवल के बर्न्स 100% तो नहीं, पर 99.9% स्कारलेस हील होते हैं। बर्न अगर उससे ज़्यादा हो तो ऑलमोस्ट नो स्कारिंग होती है। मैंने अपने प्रैक्टिस में ऐसा कोई पेशेंट नहीं देखा जो उस ग्रेड के बर्न्स पे, जो नेक्स्ट ग्रेड ऑफ बर्न्स पे स्कारिंग की वजह से परेशान है। और उसके आगे वाला बर्न हो तो कुछ ना कुछ स्कार या टेक्सचर में इरेगुलरिटी आमतौर पे छोड़ जाता है। बट अगेन ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, कई लोग उससे बहुत ही निराश होते हैं, हताश होते हैं, कई लोग के लिए वो परफेक्ट रिजल्ट होता है, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं। सर, बर्न्स का भी आई थिंक अलग अलग तरीके से बर्न्स हो सकता है, मे बी फायर से भी बर्न हो सकता है, आप एसिड से भी बर्न हो सकता है, इसमें कुछ डिफरेंस होता है जब आप ट्रीट करते हो? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा किया सवाल पूछा। मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि बर्न्स जो हम सोचते हैं कि हमेशा गर्म चीज़ से हो रहा है, पर गर्म चीज़ भी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी से बर्न होता है, इलेक्ट्रोक्यूशन से बर्न होता है, केमिकल इंजरी से बर्न होता है। बाहर के देशों में अगेन कुछ इंसिडेंसेस होते हैं कि इवन लाइटनिंग से बर्न हो गया, इलेक्ट्रिक करंट से भी बर्न होता है ना? हाँ जी बिल्कुल, जिसको इलेक्ट्रोक्यूशन कहते हैं। और एक्चुअली इलेक्ट्रिक बर्न में ये भी बात मैं जनता तक पहुंचा दूं कि छोटी से छोटी इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी जितनी कम दिखती है वो उससे काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक कहते हैं ना आइसबर्ग, सबने सुना होगा कि जितना ऊपर दिखता है उससे ज़्यादा गहरा होता है। हाँ। तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्योंकि हमारे अंदर से ज़्यादा ट्रैवल करती है रादर देन द स्किन, तो उसके स्किन पे तो आपको एक छोटा सा एंट्री वुंड दिखता है और जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आपकी बॉडी से निकली वहाँ पे एग्जिट वुंड दिखता है, पर बीच में काफी डैमेज हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी। तो उसको आप कैसे ट्रीट करते हो, किस तरह से सर्जरी करते हो उसकी आप? देखिए, उसमें सबसे पहले होते हैं कि बर्न से जो भी बॉडी के टिश्यूज अफेक्ट हो चुके हैं, जो एक इरिवर्सिबल, जिनको बचाया नहीं जा सकता, उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, पहली बात तो है उनको बॉडी से निकालना सबसे इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि वो इन्फेक्शन पैदा करेंगे और वो इन्फेक्शन की वजह से और टिश्यू डैमेज होगा और फिर अल्टीमेटली संक्रमण हो सकता है, जिसको हम कहते हैं सेप्सिस, कि इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रीम में आ गया, पूरी बॉडी में पहुंच गया और इस वजह से पेशेंट की जान को भी खतरा हो सकता है। तो सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि जो भी डेड टिश्यू हो चुका है, जिसको बचाया नहीं जा सकता, उनको हटाया जाए, एक बार बॉडी को इन्फेक्शन फ्री रखा जाए। कुछ और भी चीज़ें करनी पड़ जाती हैं हमें कभी कभार सूजन आ जाती है बर्न की वजह से, स्पेशली इलेक्ट्रिक बर्न में इतनी रैपिड सूजन आती है कि वो आसपास की जो खून की नलियाँ हैं उनको दबा देती हैं। तो उस चक्कर में अगर हमारे हाथ में या हमारे पैर में खून ही नहीं जाएगा तो पूरा पैर भी काला पड़ सकता है। तो वो स्वेलिंग को हमें रिलीव करना भी इनिशियली बहुत कहते हैं ना अर्जेंट बेसिस पे हम वो रिलीव करते हैं। ये कुछ चीज़ें जो अर्जेंटली की जाती हैं। एक बार हमारे बॉडी इन्फेक्शन फ्री हो गई, फिर जो डैमेज है उसको रिकवर कैसे करना है। जैसे स्किन डैमेज है तो स्किन पे क्या सब्स्टिट्यूट लगाना है, स्किन को कैसे हमें कवर देना है, और स्किन के साथ अगर नीचे भी कुछ डैमेज हो गया है, मांसपेशी, नस या कोई रस्सी डैमेज हो गई, तो उसको भी बाद में कैसे बनाना है। तो ये मल्टी स्टेप प्रोसीजर की तरह इसको बनाया जाता है ताकि हाथ और या जो भी आपका बॉडी का जो भी अंग डैमेज हुआ है उसमें फंक्शनल और कॉस्मेटिक मोर और लेस जो आपका बर्न इंजरी से पहले अपीयरेंस और फंक्शन था उसको रिस्टोर किया जा सके। सर जैसे अभी आपने बताया कि किन किन कंडीशंस में प्लास्टिक सर्जरीज कराई जाती हैं और किस किस बर्न्स में आप क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं। आई वांट टू नो, बहुत से लोग आजकल ना टैटूज भी कराते हैं, तो टैटूज को रिमूव कराने के लिए भी प्लास्टिक सर्जरीज कराई जाती हैं? यस, बिल्कुल प्लास्टिक सर्जरी कराई जाती है, बट डिपेंड करता है आपका टैटू किस शेप में है, किस कलर में है, किस जगह पे है। तो उस हिसाब से ये देखा जाता है कि इसमें बेस्ट रिजल्ट किसका मिलेगा। सर्जिकल रिजल्ट, सर्जरी अगर सर्जिकल रिजल्ट तो किस तरह से सर्जरी वो की जाए, और तीसरी बात यह है कि इसमें सर्जिकल रिजल्ट से अगर वो डिज़ायर्ड आउटकम नहीं आने वाला तो क्या इसमें लेजर्स किया जाए। तो लेजर्स का एक्चुअली टैटू रिमूवल में अच्छा रिजल्ट है, काफ़ी अच्छा रोल है और रिजल्ट है, क्योंकि लेज़र एक आपको सर्जरी का अल्टरनेटिव दे देता है और वो रिपीटेड करा सकते हो, और उसके बाद भी सर्जिकल ऑप्शन तो ओपन है ही आपके पास। कलर्स का भी क्या कुछ इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। जो टैटू जिस कलर्स के होते हैं, जो लेज़र की वेवलेंथ होती है वो उसके अनुसार हमें मॉडिफाई करनी पड़ती है ताकि वो उस कलर पे इफेक्ट कर पाए, क्योंकि लेज़र का भी जो जिस तरह से वो एक्ट करती है वो कलर को सेंस करके वो वाला टिश्यू डैमेज करती है। तो इसीलिए लेज़र को भी उसके अनुसार हमें एडजस्ट या मॉडिफाई करना पड़ता है, या उसी प्रकार की लेज़र हमें लेनी पड़ती है। कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस में? देखिए, लेज़र के में सेशंस में एक सेशन में रिजल्ट कभी भी आपको जितना मिल सकता है, जितनी लेज़र की क्षमता है वो एक सेशन में नहीं दे पाएगी, और उतना सेफ भी नहीं होता। तो इसमें मल्टीपल सेशंस कराने पड़ जाते हैं, किसी को 4, किसी को 6। जब तक वो डिज़ायर्ड आउटकम से सेटिस्फाइड हो तब तक वो करा सकता है, और जब तक लेज़र उसमें एक असर चेंजेस दे रही है, क्योंकि इनिशियली चेंज ज़्यादा मिलेगा, जैसे बाद में और कराते जाएंगे तो जो जितना चेंज आता है वो थोड़ा सा कम होता जाता है। तो इसमें जजमेंट इस बेसिस पे होता है। ओके। एक्सीडेंट्स के बाद बहुत से लोगों का हाथ का मोशन चला जाता है या पैर का मोशन चला जाता है, उसको भी प्लास्टिक सर्जरी से ट्रीट किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा टॉपिक है ये एक्चुअली। एक्सीडेंट के बाद जिनको कभी कभार बहुत ही हाई एनर्जी से एक्सीडेंट हुआ होता है, जैसे कोई ऊपर से गिर गया या लटक गया या जिसका हाथ वाथ खिंच गया, तो उसमें क्या होता है, कई बार हमें दिखता है कि भाई कोई भारी घाव तो नहीं है, पर अंदर की नसें इस तरह से खिंच गई हैं कि वो हमारी जो स्पाइनल कॉलम होती है, जहाँ से सारी नसें आती हैं, वहीं से ही हिल गई हैं। और कभी कभार वो बीच में से ही टूट गई हैं। और नस टूटने का मतलब ये होता है कि ना तो हाथ में कुछ सेंसेशन रहता है, ना ही हाथ का कोई मूवमेंट होता है। तो कई लोग पूरा हाथ उनका बॉडी से सिर्फ लटका होता है, और ये बहुत ही अफसोसजनक एपिसोड होता है। पेशेंट की पूरी लाइफ, स्पेशली अगर वो उसका स्ट्रॉन्ग हैंड हो, तो पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, और इसके साथ उनको दर्द भी हो सकता है आजीवन। तो इनका भी ट्रीटमेंट प्लास्टिक सर्जरी से और प्लास्टिक सर्जिकल टेक्निक से किया जा सकता है। बॉडी की कुछ दूसरी नसें जिनको एक तरह से कह लो कि कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, कि बॉडी की दूसरी जगह से कुछ नसें इस जगह ट्रांसफ़र की जा सकती हैं, कुछ मांसपेशियां आपस में इधर से हटा करके उधर लगाई जा सकती हैं, ताकि जो इसेंशियल मोशन है उस हाथ का, या जो हाथ में इसेंशियल बेसिक चाहिए कि हमें भाई हाथ
कोहनी से ऊपर Properly, तक जाना चाहिए, खाने के लिए जाना चाहिए, हाथ में हमें कुछ तरह का फिंगर मूवमेंट चाहिए या शोल्डर लटका हुआ नहीं चाहिए, उसमें काफ़ी सुधार किया जा सकता है। और ये कितना टाइम लगता है हीलिंग प्रोसेस में? किसी भी प्लास्टिक सर्जरी में हीलिंग, सर्जरी के बाद हीलिंग प्रोसेस में लगभग 3 हफ्ता, कभी कभार 1 हफ्ता कम या ज़्यादा हो सकता है, इतना लगता है। पर स्पेशली अगर नसों की सर्जरी की बात की जाए, तो जब हम नसें रिपेयर करते हैं तो नस में फिर करंट पैदा होना शुरू होता है, तो उसको साल 1.5 साल भी लग जाता है करंट को अपने निर्धारित टारगेट तक पहुंचने के लिए। ओके। तो नस की सर्जरी में रिकवरी टाइम बहुत लंबा प्रोलॉन्ग्ड होता है, बट ये नहीं कि रिकवरी टाइम में कि आप अस्पताल में पड़े हो या आप घर पे बिस्तर पे पड़े हो, आप आपकी लाइफ रूटीन चल रही होती है, आपको रेगुलर फॉलोअप्स, थेरेपी और जो भी आपका विशेषज्ञ बताए उस हिसाब से आपको प्रिकॉशंस लेने होते हैं और बाकी टाइम से ही वो रिकवरी होती है। ओके, फिजियोथेरेपी काम आती है ऐसी कंडीशन बिल्कुल में? बिल्कुल। मैं स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं कि हैंड सर्जरी में फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल है। हैंड और पैर में यही बहुत बेसिक डिफरेंस है कि पैर में हमें चाहिए होती स्टेबिलिटी, स्टर्डीनेस, और हाथ में चाहिए होती लचक, मूवमेंट, कितना फाइन काम कर सकते। एक सर्जन के नाते मैं बता सकता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाथ की इंजरी में जितना इम्पोर्टेंट या ना इम्पोर्टेंट सर्जिकल डिसीजन है, उतना ही पेशेंट को कंप्लायंट होना फिजियोथेरेपी से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेस्ट ऑफ द सर्जरी के आउटकम रुइन हो जाते हैं अगर सही ढंग से फिजियोथेरेपी नहीं हुई हो। सो फर्स्ट के तौर पे जिन लोगों को कहते हैं ना लर्निंग प्रॉब्लम है, जो मैं बता रहा हूँ वो शायद समझ नहीं पा रहे हैं, या उनकी कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है कि वो इतना फिजियोथेरेपी सेशंस नहीं ले पाएंगे, तो कई केसेस में उनको मैं सर्जरी सजेस्ट भी नहीं करता, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इसको सर्जरी से बेनिफिट नहीं होगा, या जो भी मैं बेनिफिट देना चाह रहा हूँ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फिजियोथेरेपी वो अचीव नहीं कर पाएंगे, तो उनको इस प्रोसेस से जाने के लिए मैं सजेस्ट नहीं भी करूँगा। ओके, इवन if आपने प्लास्टिक सर्जरीज कराई है, आपको फिजियोथेरेपी लेना जरूरी है इन कंडीशन में स्पेशली? किसी कंडीशन में अगेन ये फिजियोथेरेपी यूजुअली लोग बहुत अंडरमाइन कर जाते हैं। लोग सर्जरी के बाद बोलते हैं क्या दवाइयाँ लेनी है। सर्जरी में दवाइयों का रोल नहीं होता। सर्जरी के बाद जो डॉक्टर बोले कि आपको जिस तरह से मसाज करना है, जो प्रिकॉशंस लेने हैं, किसी तरह से फिजियोथेरेपी करानी, उसका बेहद इंपॉर्टेंट रोल होता है। दवाइयों का रोल सिर्फ सपोर्टिव होता है, सिर्फ सिम्टोमेटिक होता है। आप देते हो मेडिसिन? मैं यूजुअली सर्जरी के बाद सिर्फ और सिर्फ पेन रिलीफ के लिए मेडिकेशन देता हूँ। और पेन रिलीफ की मेडिकेशंस भी इसलिए देते हैं कई बार कि हमें एक्सपेक्टेड है कि इसके बाद बहुत ज़्यादा पेन होगा, अनकंफर्टेबल होगा, और कई बार इसलिए देता हूँ कि पेन के चलते पेशेंट अगर मूवमेंट नहीं करेगा तो मेरी सर्जरी का तो सारा आउटकम ज़ीरो हो जाएगा। तो कभी कभार मैं उनको इवन जब फॉलोअप में बुलाता हूँ तो मैं उनके खुद मूवमेंट्स चेक करता हूँ, वो मूवमेंट्स मेजर भी किए जाते हैं, स्पेशल हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और कभी कभार उनको सुन करके, अगर वो पेन की वजह से नहीं मूवमेंट करे तो सुन करके उनको मूवमेंट के लिए इनकरेज किया जाता है। तो ये हैंड सर्जरी के बारे में, इसको जनरल प्लास्टिक सर्जरी में ना आप मिलाएं, पर किसी सिचुएशंस में जैसे हैंड सर्जरी में बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पे मूवमेंट ज्यादा होता है। एग्जैक्टली, मूवमेंट ही है हैंड में सब चीजें। घाव तो भरना एक अलग चीज है, पर अगर आपकी उंगली अगर मुड़ ही नहीं पा रही है तो आपको उंगली न्यूसेंस हो जाएगी आपकी पूरे लाइफ। वो उंगली आपके पॉकेट में फंस जाएगी, उंगली आपकी छोटी जगहों पे नहीं जा पाएगी, उंगली से आप कुछ उठा नहीं पाओगे। बिल्कुल। कई लोग तो ये भी आके बोलते हैं कि उंगली हटा दो। अच्छा। क्योंकि उंगली बस खड़ी रहती है और कुछ नहीं करती है, ना मैं इसे कुछ पकड़ पाता हूँ, ना मेरे हाथ के बीच में बाधा बन जाती है वो उंगली। तो ये पूरा प्रोसीजर पेनफुल होता है क्या? प्लास्टिक सर्जरी का प्रोसीजर? नहीं, कोई भी सर्जरी होती है तो वो पेशेंट को अनकंफर्टेबल करके नहीं होती। जो कुछ सर्जरी होती है जिसमें सारी सर्जरी में एनेस्थीसिया दिया जाता है। किसी में पूरी बॉडी को एनेस्थेटाइज करना होता है, किसी में लोकल एरिया को करना होता है। तो सबके अपने वो होते हैं टाइप, जो सर्जरी करा रहे हो उस हिसाब से आपको एनेस्थेटाइज किया जाता है। सर, आपने बच्चों की डिफॉर्मिटीज़ की भी बात की थी कि बचपन से उनकी उंगलियां चिपकी होती हैं या फिर उनके कुछ बॉडी के पार्ट्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते हैं, उनको कैसे ट्रीट करते हैं प्लास्टिक सर्जरी से? फर्स्ट के तौर पे अगर उंगलियां चिपकी हों तो उंगलियों को प्लास्टिक सर्जरिकल तरीके से पहले अलग किया जाता है। और जो बीच की उनकी स्किन है, जो जिनकी भी उंगलियां चिपकी होती है, सीधी सी बात है कि जो 2 उंगलियों के बीच की जो स्किन है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है।
तो उस जगह पे स्किन लगाने के लिए बॉडी के दूसरे पार्ट से स्किन लेके लगाई जाती है। ओके, वो मोस्टली किस पार्ट से ली जाती है skin? मोस्टली ऐसे एरिया से ली जाती है कि जिसका स्कार विजिबल ना हो, जैसे जहाँ पे हमारे नेचुरल Thighs. स्किन, थाइज, ग्रोइंस वाले एरिया, जहाँ पे हमारी जैसे कोनी का फोल्ड होता है, नेचुरल स्किन फोल्ड होता है, वहाँ से ली जाती है। और इन सर्जरीज में खासकर ध्यान ये रखना होता है कि जो हमारा वेब स्पेस है वो बहुत अच्छे से बने, क्योंकि उंगली अलग करने का बेसिक रीज़न ये है कि हमें वेब स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो उंगली में जो नसें हैं, क्योंकि उंगली जुड़ी हुई है तो हो सकता है कि उनकी नसें भी आपस में चिपकी हों या एक तरफ एक नस कम हो, तो उस नस को भी बहुत ही फाइन प्रिसीजन के तरीके से दोनों उंगलियों में बराबर विभाजित किया जाता है या उनको अलग किया जाता है। तो यहाँ पे कलर भी मैच होता है बिल्कुल स्किन का कलर बिल्कुल मैच होता है, पर जो एरिया, जो पार्ट्स में हमें दूसरी जगह से स्किन लेके लगानी होती है उनका कलर मैच फिर भी हो जाए, पर उनका टेक्सचर मैच नहीं होता है। मतलब यू कैन फील कि यहाँ पे कुछ प्लास्टिक सर्जरी टाइप का हुआ है। हाँ, पर अगेन ये सब चीज़ें होती हैं कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। आपको हैंड में फंक्शन और बेसिकली आपका हैंड की अबिलिटी चाहिए आपको, तो उस केस में यही प्रोसीजर बेस्ट होता है। ओके, अगर आपको फंक्शनल पर्सपेक्टिव से देखिए तो कलर एंड एवरीथिंग, टच इतना मैटर नहीं करता है, टेक्सचर एक्चुअली बिल्कुल मैटर नहीं करता है। और जहाँ पे हमें वेब स्पेस में, जहाँ पे हमें बेसिकली टेक्सचर और सेंसिटिविटी चाहिए होती है, वहाँ पे रहती भी है और इसके आउटकम्स बहुत बढ़िया होते हैं, अच्छे होते हैं। कितने % चांसेस होते हैं कि ये सर्जरी सक्सेसफुल होगी? ये सर्जरी सक्सेसफुल, मतलब ये अनसक्सेसफुल तो कभी होती ही नहीं सर्जरी। अच्छा, सक्सेसफुल ही होती है। ओके। बट ये ज़रूर होता है कि किसी बच्चे में अगर जैसे वो बड़ा हो रहा है तो उसकी जो स्कार्स हैं वो उतने बड़े, उसकी बॉडी के अनुसार उतने बड़े नहीं हो पाते, तो उसमें कभी कभार टचअप या थोड़ा बहुत रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि स्कार छोटे रहते हैं तो फिर वो उंगली को अपनी तरफ हो सकता है कि खींचने की कोशिश करें। तो उसमें थोड़ा टचअप या रिवीजन सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है, बट आमतौर पे ये सर्जरीज बहुत सक्सेसफुल होती हैं और इसमें कोई एबनॉर्मल टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। कुछ लोगों ना एक्स्ट्रा फिंगर्स भी होती हैं, हाँ जी, उनको भी ट्रीट करते हो आप? बिल्कुल एक्स्ट्रा फिंगर्स ट्रीट की जाती हैं। एक्चुअली कभी कभार बच्चे इतने छोटे होते हैं कि उनकी एक्स्ट्रा फिंगर को 2-3 महीने की उम्र में ही ठीक किया जा सकता है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि 3 से 4 महीने के बच्चों को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है, तो उनको पूरा बेहोश करने की भी जरूरत नहीं होती। आसान होता है, आई वुड से कि मुश्किल होता होगा। ये एक मैं इसमें क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। जैसे ही बच्चा 6 महीने के ऊपर पहुँच जाता है फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, फिर उसमें कई बार उसको पूरा एनेस्थेटाइज ही करना पड़ता है। बट मैं अपना एक्सपीरियंस से बताऊं कि कई कभार हमने बच्चों की छोटी छोटी जो उंगलियां जो ऑलमोस्ट लटकी होती हैं, वो बच्चा माँ की गोद में है और उस टाइम इवन ब्रेस्ट फीड भी कर रहा है और उसी वक्त हमने वो सर्जरी करके अलग कर दिया, तो बच्चे को पता भी नहीं चलता है। और कितना टाइम लगता है सर्जरी में? हार्डली 5 मिनट। 5 मिनट? हाँ। और हीलिंग में कितना टाइम लगता है? हीलिंग में जैसे मैंने बताया कि 1 से 2 हफ्ता आपको लग सकता है हीलिंग में। इवन इफ बच्चे की सर्जरी भी हो रही है तो टाइम अडल्ट्स के जितना ही लगता है? लगभग 10, डिपेंड करता है क्या सर्जरी, पर 10 से 20 दिन लगते हैं। बाकी अब अगेन इसमें अगर आप कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह मिलाएं तो उनकी हीलिंग के पैरामीटर्स या बेंचमार्क्स बहुत अलग होते हैं, तो उनके बारे में ये जो है 1 से 2 हफ्ता एप्लीकेबल नहीं है। ओके, नाउ आई वांट टू नो अबाउट सम ऑफ योर केस स्टडीज। अभी तक का आपका सबसे ज्यादा वियर्ड केस कौन सा रहा है? देखिए, जो केसेस करने में मुझे मज़ा आया है वो बेसिकली यही है जिसको हम कहते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। हाँ जी, रिकंस्ट्रक्शन में ऐसा होता है कि आपकी बॉडी का कोई एक पार्ट, कोई एक स्पेसिफिकली इसेंशियल पार्ट अगर किसी कारणवश नहीं डेवलप हुआ है या किसी चोट के कारण चला गया है या कैंसर के कारण उसको निकालना ज़रूरी हो गया है, तो उसको बॉडी के दूसरे टिश्यूज़ को से उसको पार्ट को वापस बनाया जा सकता है। फ़र्ज़ के तौर पे कि हमारे देश में जैसे जबड़े का कैंसर बहुत होता है क्योंकि गुटखा वगैरह का सेवन है, तो कई लोगों के जबड़े पूरे निकालने पड़ जाते हैं। और जबड़ा निकालने का मतलब है कि उनकी आगे की लाइफ और
जो भी उनका जितना भी जीवन उसके बाद निर्धारित है, उसको हम थोड़ा और मीनिंगफुल बनाने के लिए उसमें जबड़ा रिकंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो खाएंगे कैसे? नहीं तो पहली बात तो है कि इतना मुंह में इतना बड़ा गैप लेके तो कोई रह नहीं सकता। तो ये जबड़ा बनाया जा सकता है पैर की हड्डी लेकर के। अच्छा। हड्डी को हम एक तरह से मोल्ड करते हैं, उसको काट करके जबड़े की शेप देते हैं, उसको यहाँ पे फिक्स करते हैं। उस हड्डी की जो खून की नसें होती हैं उनको गले की नसों से जोड़ते हैं। तो ये काफ़ी सेटिस्फाइंग सर्जरी होती है। फर्ज के तौर पे आजकल जिन लोगों की किसी चोट की वजह से उंगली कट गई है या किसी का हथेली कट गई है या हाथ भी कट गया है, उसको भी पूरे कटे हुए अंग को भी वापस जोड़ा जा सकता है प्लास्टिक सर्जिकल टेक्निक से। ये सारी सर्जरी माइक्रोस्कोप के अंदर की जाती है क्योंकि इतनी माहिन नसें होती हैं इनकी कि इनको बहुत ही पतले सूचर से जोड़ा जाता है। मतलब ये सूचर्स आप लगा लीजिए कि आपके बाल जो होते हैं उससे भी कई गुना पतले होते हैं। तो इनको बहुत ही प्रिसीजन वाली सर्जरी से किया जा सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी कैंसर, अगेन मैं कैंसर में थोड़ा ज़्यादा बात करूँगा कि उनकी कैंसर वाले हिस्से के साथ साथ कुछ एक लिम्फ नोड्स भी निकाले जा सकते। जैसे आजकल ब्रेस्ट कैंसर में होता है कि आपकी जो आर्मपिट होती है, एक्जिला में से भी लिम्फ नोड निकाले जा सकते हैं। तो लिम्फ नोड निकालने से क्या होता है कि आपके पूरे हाथ में सूजन आ सकती है। आपने कई देखा होगा, कई ब्रेस्ट कैंसर लेडीज हाथ में स्लीव, कंप्रेशन स्लीव पहन के चलती हैं क्योंकि पूरे हाथ में सूजन आ जाती है। क्यों वो इसलिए है क्योंकि वहाँ से जो लिम्फ नोड है जो हमारी हाथ की ड्रेनेज करती हैं, एक तरह से ड्रेनेज का कार्य करती हैं, वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। कैंसर की वजह से उनको निकालना पड़ा। तो इसके लिए भी उन छोटी छोटी नलियों को भी डाइवर्ट करके आपकी वेन में डाला जा सकता है ताकि आपके हाथ से ड्रेनेज प्रॉपर हो। आपके हाथ में एक्सेस सूजन हो तो वहाँ पे लाइपोसक्शन भी किया जा सकता है। लाइपोसक्शन सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं होता है, इसको हम इस जो कंडीशन को लिम्फ इडीमा बोलते हैं। इडीमा मतलब सूजन, लिम्फ मतलब लिम्फ की सूजन। इसके लिए भी लाइपोसक्शन किया जा सकता है। इसका बहुत स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट होता है। ये भी प्लास्टिक सर्जरी का एक उभरता हुआ और एक विभिन्न अंग है। You said it's very satisfying, but I feel ये थोड़ा स्कैरी कभी आपको लगता है कि sometimes तो ऐसा लगता होगा ना कि थोड़ा स्कैरी है या वियर्ड है? देखिए, स्कैरी चीज़ तो जब आप एक सर्जिकल लाइफ में एंटर करते हो तो वो भी मैंने देखा है कि किसी किसी को होती है, किसी किसी को डे वन से नहीं होती। तो शायद मुझे तो मैं मानूंगा कि डे वन से नहीं थी। अच्छा। और जहाँ तक स्पेसिफिक सर्जरीज की बात की जाए तो जो काम आप रूटीनली करते हो तो वो आपको स्कैरी नहीं लगता। अब मैं जनरल सर्जन नहीं हूँ, मैं न्यूरो सर्जन नहीं हूँ, मैं यूरो सर्जन नहीं हूँ, तो वो एरियाज़ और वो सर्जरीज देखना मेरे को स्कैरी तो नहीं। मेरे को इन जनरल सर्जरी में इतनी रुचि है क्योंकि मुझे वो भी सर्जरी देखना काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है। और स्पेसिफिकली क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी कई सर्जरी के बीच की कड़ी होती है कि आपने एक स्पेशलिटी ने ये काम किया, एक ने ये काम किया, इन दोनों स्पेशलिटी का रोल है, पर इसको एक कड़ी की भी ज़रूरत है। एक कड़ी की भी ज़रूरत है। या इस स्पेशलिटी में एक कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया, कोई घाव बन गया, उसको वापस कंट्रोल या वापस उसको हील करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी के रोल है। तो प्लास्टिक सर्जरी का इतना कनेक्शन होता है बाकी सर्जिकल स्पेशलिटी से, इसलिए मैं पर्सनल रूप से बहुत रुचि भी रखता हूँ इन सब चीज़ों में। ओके, डू यू थिंक कि विद टाइम प्लास्टिक सर्जरी का क्रेज ज़्यादा बढ़ रहा है इंडिया में? कॉस्मेटिक सर्जरी का क्रेज ज़्यादा बढ़ रहा है। एंड अगेन कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में मैं बात करूँ तो कई बार इसको ना बहुत ही डिसरिगार्ड किया जाता था कि कई बार बोला जाता था कि क्या ज़रूरत है, आपको क्या ज़रूरत है। कोई आसपास वाला टोक देता था कि भाई तुम्हें दिखने में क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें कौन सी ब्यूटिफिकेशन की ज़रूरत है। बट देखिए, आप सब जानते हैं कि आपके कॉन्फिडेंस पे कई चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। कई उसमें से कुछ चीज़ें आपकी अपीयरेंस या आपका एक्सप्रेशन या आपके निशान भी हो सकते हैं। और एक बार वो कॉन्फिडेंस आपका आ जाए या चला जाए, उससे आपके लाइफ और लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसको बहुत ही संवेदनशील इशू होता है। कॉस्मेटिक सर्जरी का डिसीजन उस पेशेंट से ही आना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो ये इसके जो भी बेनिफिट्स हैं या जो भी ड्रॉबैक्स हैं वो समझे, ना कि किसी ने आसपास बोल दिया, किसी फ्रेंड ने बोल दिया या हस्बैंड ने बोल दिया या वाइफ ने बोल दिया तो आप करा रहे हैं। तो कॉस्मेटिक सर्जरी में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ तक आप
बाकी सर्जरीज के बारे में जो प्लास्टिक सर्जरी बढ़ रहा है उसके बारे में बात करें तो यस, लाइपोसक्शन, गायनेकोमास्टिया, जो लाइपोसक्शन से मतलब कि पेट की चर्बी कम करना। आजकल कई सारे मेल्स, ये बहुत ही कॉमन सर्जरी है जिनकी चेस्ट की अपीयरेंस मोर फेमिनाइन होती है, बहुत फुलनेस होती है उनके चेस्ट के रीजन में, उसको भी लाइपोसक्शन से कम किया जा सकता है। आजकल ये रिक्वायरमेंट हो गई है क्योंकि शायद जिम अपीयरेंस या बेयर चेस्टेड अपीयरेंस भी आजकल उतना इंपॉर्टेंट हो गया है जितना क्लोथ्ड अपीयरेंस है। तो यस, इसकी ये सब मानसिकता पे असर करता है, तो इसलिए इसमें सर्जरी जस्टिफाइड है। जिसको जो नहीं कराना चाहता, ये कोई डिजीज नहीं है, ये कैंसर नहीं है, तो वो नहीं कराते सर्जरी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मोस्टली जो मेल्स होते हैं और फीमेल्स होते हैं, आपको किस सर्जरी के लिए आते हैं? मेल्स, जैसे मैंने कहा कि मेल जो फीमेल चेस्ट अपीयरेंस है उसको मेनली, और मैनली चेस्ट अपीयरेंस के लिए बहुत आते हैं, जिसको गायनेकोमास्टिया कहते हैं, और मैन बूब्स भी आजकल काफ़ी फेमस वर्ड है इसके लिए। फीमेल्स, मैं सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी की बात कर रहा हूँ ताकि इसकी तुलना हो सके। फीमेल कई राइनोप्लास्टी में मोस्टली फीमेल्स ही आती हैं। मेल पर्सन राइनोप्लास्टी में आता है, पर वो एक डेफिनेट कारण होता है कि भाई किसी की चोट की वजह से नाक गायब है या किसी का बर्थ से नाक में डिफॉर्मिटी है। आमतौर पे कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी में थोड़े से कम आते हैं मेल्स, फीमेल ज़्यादा आती हैं। फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए फीमेल ज़्यादा आती हैं। एंड आगे वाले ज़माने में कुछ हद तक चल भी रहा है, पर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन और ब्रेस्ट रिडक्शन और फेस लिफ्ट, ये इंडिया में अभी बहुत ही इन्फेंसी है। अब कहते हैं ना कि बहुत ही मिनिमल लेवल पे हैं, बट ये अभी बहुत ज़्यादा पिकअप होने वाले हैं, ऐसा आसार दिख रहे हैं मेरे को। ओके, एट लास्ट मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या कोई इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं प्लास्टिक सर्जरी के? प्लास्टिक सर्जरी एक सर्जरी है, तो उसके कुछ एक सर्जिकल रिस्क सब में होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस जैसे हर सर्जरी में हो सकते हैं वो प्लास्टिक सर्जरी में भी हो सकते हैं, पर इसके कोई भी विशेष साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। ऐसा एक मिथ है कि इस सर्जरी की वजह से जान चलेगी। जान तो किसी भी सर्जरी की वजह से जा सकती है, कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन या हो जाए, इसको स्पेसिफिक प्लास्टिक सर्जरी से रिलेट करना कंप्लीटली गलत है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आज आपने हमें और हमारी ऑडियंस को प्लास्टिक सर्जरी पर इतनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, और बहुत ही सेटिस्फाइंग लगा अगेन जो भी प्लास्टिक सर्जरी के मिथ्स होते हैं उनको क्लियर करने के लिए और कुछ फैक्ट्स लोगों के सामने लाने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।